गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपका सेकेंड यूनिट का चौथा अध्याय राज्य स्तरीय एवं स्थानीय स्वशासन के बारे में। राज्य स्तर पर हमारे यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, इसी के साथ साथ स्थानीय स्वशासन के बारे में 33वां और 74वां संवैधानिक संशोधन। तो राज्य स्तर पर हमारे यहाँ पर राज्य प्रशासन और राज्य प्रशासन के रूप में अगर हम बात करें तो हमारे देश में एक प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य है। देश के संवैधानिक प्रमुख जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति के परामर्श हेतु एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रमुख देश का प्रधानमंत्री होता है। इसी प्रकार राज्यों के अंतर्गत राज्यपाल के परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। हमारे यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली को केंद्र में अपनाया गया है, उसी की भांति राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो केंद्र और राज्य दोनों में एक जैसी ही शासन प्रणाली देखने को मिलती है। इसके साथ केंद्र के समान राज्यों में भी इस तरह की व्यवस्था प्रचलित है, एक औपचारिक और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। केंद्र में अगर हम बात करें औपचारिक कार्यपालिका के रूप में तो राष्ट्रपति, वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्री परिषद। राज्यों में अगर हम बात करें तो औपचारिक जो कार्यपालिका है वो राज्यपाल और वास्तविक कार्यपालिका राज्य की मंत्री परिषद होती है। राज्य जिस प्रकार केंद्र में संपूर्ण जो कार्य है या जो शासन प्रबंध है वो राष्ट्रपति के नाम से चलता है, वैसे राज्यों में शासन का संपूर्ण कार्य राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। और हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यपाल के पद का हवाला दिया गया है कि अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यपाल का हवाला दिया गया है। इसके साथ अनुच्छेद 154 में वर्णित है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें होगी, राज्यपाल में होगी। यानी समस्त राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होगी। और अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो राज्यपाल को नियुक्त करेगा। यानी अनुच्छेद 153 में तो राज्यपाल की बात की गई थी, राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल की नियुक्त होगी। और अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करेगा। इसका अर्थ यह कि राष्ट्रपति के माध्यम से ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नियुक्त करता है। राज्य प्रशासन में राज्यपाल संवैधानिक प्रधान होता है। जो वास्तविक शक्तियां हैं वो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल ही करता है। राज्यपाल क्या करता है, विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को ही मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। केंद्र की भांति राज्यपाल के भी प्रशासनिक ढांचे को विभागों में विभाजित किया जाता है और एक सरकारी विभाग अपनी एक प्रशासनिक संरचना का सबसे बड़ा क्या होता है, उपसंभाग होता है। इसके साथ अगर हम बात करें कि भाई 33वें और 74वें संवैधानिक जो संशोधन के प्रावधानों से जिला प्रशासन और अधिक महत्वपूर्ण वो बन गया है। यानी जो हमारे संविधान में 33वां और 74वां जो संविधान संशोधन किया गया था उसके माध्यम से तो
जो जिला प्रशासन है वो और अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। अब जो जिलाधीश है वो भारत की लोक संस्कृति की संरचना का मुख्य अभिकर्ता के रूप में वो माना जाता है। तो हम बात करते हैं राज्य प्रशासन की विशेषताएं क्या क्या है, यानी राज्य प्रशासन की विशेषताएं। लेकिन राज्य प्रशासन की कई विशेषताएं होती है, जैसे एक राज्य प्रशासन का स्वतंत्र अस्तित्व है। अलग अलग राज्यों में जिस तरह से अलग अलग सरकारें होती है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। हमारे यहाँ पर राज्य के पृथक संविधान का अभाव देखने को मिलता है, पूरे देश का एक ही संविधान है। आपातकाल में केंद्र प्रशासन के अधीन, जब किसी भी राज्य में या पूरे देश में आपातकाल की स्थिति हो तो निश्चित रूप से जो केंद्र है वो प्रशासन के अधीन। चौथा है कि केंद्र पर निर्भरता, जो भी राज्य है वो अपने बजट के लिए निश्चित रूप से केंद्र पर ही निर्भर रहते हैं। राज्य प्रशासन विकास प्रशासन का द्योतक होता है। प्रत्येक राज्य अपने अपने प्रशासन में जो भी विकास करता है वो एक तरह से विकास का द्योतक वो माना जाता है। जन सहभागिता पर आधारित राज्य प्रशासन है वो जन सहभागिता पर आधारित होता है। लोगों की इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, भागीदारी होती है। सचिवालय जो राज्य प्रशासन की दूरी है, यानी राज्य प्रशासन का सारा काम सचिवालय के माध्यम से ही क्रियान्वित किया जाता है। प्रमुख प्रशासकों का अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित होकर आना। राज्य प्रशासन में जो भी प्रमुख प्रशासक है वो सभी अखिल भारतीय सेवाओं से नियुक्त होकर भी आते हैं। जैसे आईएएस लेवल के जितने भी जो पदाधिकारी होते हैं वो सभी राज्य प्रशासन की धुरी माने जाते हैं और वो सब अखिल भारतीय सेवाओं से चयनित होकर आते हैं। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। जितने भी राज्य हैं उन सभी के राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में ही कार्य वो करते हैं। राष्ट्रपति के निर्देशानुसार उनको कार्य करना होता है। और स्थानीय प्रशासन राज्य प्रशासन के अधीन होता है। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, जिसमें आप नगर पालिका देखते हो, नगर परिषद देखते हो, नगर निगम है, ये जो प्रशासन है ये राज्य प्रशासन के अधीन वो कार्य करते हैं। आगे बात करेंगे राज्य का जो संवैधानिक प्रधान है, राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रधान। अगर बात करें राज्य के संवैधानिक प्रधान की तो राज्य का जो संवैधानिक प्रधान है वो आप देखते हो कि राज्यपाल हमारे संविधान में केंद्र के समान ही राज्यों में भी संसदीय प्रणाली अपनाने के फलस्वरूप राज्य का वैधानिक प्रधान है वो राज्यपाल माना जाता है। कौन माना जाता है? राज्यपाल। क्योंकि हमारे यहाँ पर केंद्र की तरह ही शासन प्रणाली को अपनाया गया है और केंद्र में जिस प्रकार संवैधानिक वैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं उसी तरह से राज्यों के अंतर्गत संवैधानिक प्रधान है वो राज्यपाल होते हैं। क्योंकि संस्थात्मक शासन व्यवस्था में राज्यों में राज्यपाल ही वो संवैधानिक प्रधान के रूप में माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो राज्यपाल नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग वो करता है, क्योंकि वैधानिक प्रधान है और वैधानिक प्रधान होने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करते हैं। जबकि वास्तविक जो शक्तियों का प्रयोग है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल करता है। कौन करता है? मंत्रिमंडल। तो आप देखते हो कि प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है और उसी के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल की समस्त शक्तियों का उपयोग वो करती है। उसे हम कहते हैं वास्तविक कार्यपालिका। आज के समय में अगर बात करें कि राज्यपाल की राज्यों में क्या स्थिति है, राज्यपाल की स्थिति के बारे में, कि आज वर्तमान समय में राज्यों के अंतर्गत राज्यपाल की क्या स्थिति हो रही है। देखिए, राज्यपाल की भूमिका वैसे तो औपचारिकता तक ही सीमित रही है, लेकिन आज वर्तमान में बदलती हुई परिस्थितियों में देखें तो ये पद अत्यंत शक्तिशाली और गरिमामय हो गए। पहले की बात ही आज के समय में अगर हम देखें तो काफी परिस्थितियां बदल चुकी है और बदलती हुई परिस्थितियों में राज्यपाल की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके साथ अगर बात करें कि राज्य का कार्य अतिथियों की इज्जत करने, उनको चाय भोजन तथा दावा देने तक ही सीमित नहीं रहे, इसके अलावा भी बहुत कुछ है वो माना गया। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत हम बात करें तो यदि कोई ये प्रश्न उठाता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं है जिसके संबंध में
इस संविधान के द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार कार्य किया गया विनिश्चय ही अंतिम होगा। यानी अनुच्छेद 163 ये क्या कहता है कि अगर मान लो किस विषय पर निर्णय लिया जाए या नहीं लिया जाए, कौन सा विषय है जो राज्यपाल के विवेक पर है, तो राज्यपाल स्वयं ये निर्णय करता है कि इस विषय के बारे में राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय दे सकता है या नहीं दे सकता है। ठीक है ना। इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। यानी ऐसा विषय जिस पर राज्यपाल निर्णय दे तो वो अपने विवेक के अनुसार निर्णय दे सकता है और उस विषय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और साथ साथ में या मंत्रियों ने राज्यपाल को किसी विषय के बारे में कोई सलाह दी या नहीं दी है, तो राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार ऐसा निर्णय वो ले सकता है। आज राज्यपाल की जो भूमिका है वो बदल रही है और उसके कुछ प्रमुख कारण भी है। यानी राज्यपाल की बदलती हुई भूमिका के कारण वर्तमान समय में राज्यपाल की जो भूमिका है काफी बदल रही है और उसके कुछ कारण है पर्टिकुलर कि किन कारणों से आज राज्यपाल की जो भूमिका वो बदल रही है। तो देखो, एक तो मुख्यमंत्री का कमजोर व्यक्तित्व है। कई बार राज्यों में सरकार बनाते समय यदि किसी भी राजनीतिक दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व देखा जाता है और ऐसे कमजोर मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व जहां होता है वहां पर राज्यपाल की भूमिका काफी वो बदल जाती है। वहां राज्यपाल अपने विवेक से अपने शक्तियों का प्रयोग करता है। तो मुख्यमंत्रियों के कमजोर व्यक्तित्व के कारण भी राज्यपाल की भूमिका बदल रही है। दूसरा है कि राज्य सरकार के पास स्पष्ट बहुमत न होकर साधारण बहुमत होना, राज्य सरकारों के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो कई बार राज्य सरकार बहुमत में आ जाती है और या फिर साधारण बहुमत होता है तो राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा गठबंधन की विघटनकारी प्रवृत्ति, यदि विधानसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिल करके विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा गठजोड़ की अगर सरकार बनाई जाए तो गठजोड़ की सरकारों में कई बार विघटन की प्रवृत्ति आ जाती है और ऐसे में राज्यपाल अपनी स्वयं की शक्तियों का प्रयोग करके और सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते हैं। दल बदल की प्रवृत्ति और राजनीतिक अस्थिरता, कई बार सरकारों में दल बदल की स्थिति आ जाती है और ऐसे दल बदल की स्थिति में कई बार सरकारों में अस्थिरता आ जाती है और अस्थिरता आने के कारण राज्यपाल अपनी विवेक की शक्तियों का प्रयोग वो कर सकता है। क्षेत्रीय दलों का अधिक शक्तिशाली होना, राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के दलों का नगण्य और क्षेत्रीय दलों का अधिक प्रभाव होने के कारण भी राज्यपाल की स्थिति में आज बदलाव आए। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिससे आज बदलती हुई परिस्थितियों में राज्यपाल की भूमिका वो काफी बढ़ चुकी है। कई बार जैसे संसदीय शासन प्रणाली में राज्यपाल को मनोनीत करने के भी कुछ कारण हैं, उन कारणों के आधार पर ही राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो कौन कौन से कारण हैं जिनके माध्यम से राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है? राज्यपाल को मनोनीत करने के कारण, राज्यपाल को मनोनीत करने के कारण, तो देखिए संसद प्रणाली के कारण, क्योंकि राज्यपाल वैधानिक प्रधान होता है, इसके कारण भी राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है। साथ साथ राज्यपाल को नाममात्र की कार्यपालिका शक्ति प्रदान की गई है ताकि वास्तविक जो शक्ति का प्रयोग वो मुख्यमंत्री कर सके। यानी संवैधानिक प्रदान के कारण राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है, वह अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं न करके और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के माध्यम से वो कर रहा है। इसके कारण भी राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है। तीसरा है कि भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए संघ और राज्यों में एकता और अखंडता स्थापित करने के लिए राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है। भारतीय संघ में जो विविधता देखने को मिलती है, उसी विविधता में एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए
राज्यपाल को मनोनीत किया जाना आवश्यक है और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ व निर्णय की भूमिका निभा सके। यानी प्रशासन, जैसे प्रशासन में अगर आप बात करें और देखें कि मंत्री जो मंडल है उसकी मंत्रिमंडल की जो भी सूचनाएं हैं, मंत्रिमंडल के जो विचार हैं, उनमें एक मध्यस्थता की एक निष्पक्ष भूमिका निभाने के लिए भी राज्यपाल की मनोनीत को किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके माध्यम से राज्यपाल को मनोनीत करना आवश्यक माना जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो आज देखने को मिलती है। उन परंपराओं में एक तो यही है कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी होना आवश्यक है नहीं। सबसे पहली बात आती है, यदि किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करनी होती है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो राज्यपाल उस राज्य का क्या हो, निवासी हो। दूसरा है कि राज्य मंत्रिमंडल राज्यपाल के नाम पर सहमत हो, यद्यपि इस परंपरा को व्यवहार में कम ही माना जाता है। यानी कि यदि मान लो राज्य विधानसभा या जो मंत्रिमंडल है वो किसी राज्यपाल के नाम पर सहमत हो, ऐसा भी आवश्यक नहीं है। इसलिए कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार एक व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए। यानी यदि मान लो एक बार किसी व्यक्ति के नाम जब को राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है तो उसे एक बार ही राज्यपाल बनाना चाहिए। कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो आज राज्यपाल के नियुक्ति के समय में इन परंपराओं का ध्यान वो रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल किन शक्तियों का प्रयोग है वो करता है। सबसे पहले आपको आता है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति वही है जो केंद्र में राष्ट्रपति को प्राप्त है। केंद्र में जिस प्रकार राष्ट्रपति कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, उसी तरह से राज्यों के अंतर्गत राज्यपाल भी राज्य स्तर के पदाधिकारियों की नियुक्ति का कार्य को करते हैं। दूसरा क्या आता है, विधायी शक्ति। यानी कानून निर्माण करने की शक्ति। तीसरी आपकी वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति। चौथी आपकी न्यायिक शक्ति। पांचवी आपके मंत्रियों के खिलाफ मुकदमों की अनुमति देना। मुकदमों की अनुमति देना, अनुमति। और छठी आपकी अन्य शक्तियां। अन्य शक्ति। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है वो कार्यपालिका शक्तियों में किस प्रकार की शक्तियां राज्यपाल को दी गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां वो किसके पास होगी, राज्यपाल के पास में होगी। और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाए। तो अनुच्छेद 154 में आप पहले भी बता चुका हूं कि समस्त राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी और उन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं कर सकते हैं या फिर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करवाते हैं। अनुच्छेद 166 के अनुसार बात करें तो समस्त कार्य उसी के नाम के अनुसार, यानी 166 में अनुच्छेद में बात की गई कि राज्य में होने वाले जितने भी जो कार्य हैं वो सब राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को प्रशासन कार्य में सहायता हेतु परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। ये बात भी अनुच्छेद 163 के अंतर्गत की गई है। और 164 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है।
अब यदि बात करें तो राज्यपाल को मंत्री परिषद के सभी निर्णय तथा प्रशासन संबंधी उन सब बातों मामलों के बारे में सूचना दें जिनके बारे में राज्यपाल इसी सूचना की मांग रहे। यदि मान लो राज्यपाल मंत्री परिषद से संबंधित जो निर्णय हैं, जो सूचनाएं अगर वो प्राप्त करना चाहे तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को संबंधित सूचनाएं है वो प्रदान करवाता है। राज्यपाल राज्य के जो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है, राज्य की लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति करता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। इसके साथ साथ उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल जिला के जजों की भी क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो ये सभी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत आते हैं कि राज्य के अंतर्गत जो भी पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है वो सभी राज्यपाल के नाम से ही की जाती है। अच्छा, ये भी है कि राज्यपाल विधानसभा में यदि उसको ऐसा लगे कि भाई आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वह राज्य विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत कर सकता है। इसके साथ साथ विधान परिषद में भी यह है कि एक बड़ा 6 भाग सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, शिक्षा, साहित्य, समाज सेवा, कला, विज्ञान आदि में विशेष योगदान वो दे रहे हैं। ऐसे जो समाज सेवी है उनको विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है। तो ये राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां हैं जो उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। दूसरा क्या आता है, विधायी शक्ति, कि भाई राज्यपाल के पास किस प्रकार कानून बनाने की वो शक्ति है। तो अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग माना जाता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था संसद बिना राष्ट्रपति के पूर्ण नहीं होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर के संसद बनाई जाती है। इसी तरह से विधानसभा का भी राज्यपाल एक अभिन्न अंग के रूप में माना जाता है। विधानमंडल का सत्र बुलाना, उसका सत्रावसान करना, विधानसभा को भंग करना, ये सभी अधिकार राज्यपाल के पास में हो नहीं। इसके साथ साथ राज्य विधानमंडल के सत्र के आरंभ तथा वर्ष के प्रथम सत्र में विधानमंडल में अपना भाषण भी देता है। यानी जब विधानमंडल का सत्र अंतिम सत्र हो या फिर विधानमंडल का पहला सत्र हो तो उसमें वो अपना अभिभाषण भी देते हैं। इसके साथ विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक। जैसे केंद्र में मैंने आपको बताया कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जब किसी भी प्रकार से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है, उसी प्रकार से राज्य में भी यदि विधानसभा के द्वारा यदि प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो अंतिम रूप से राज्यपाल की स्वीकृति लेना आवश्यक है। और राज्यपाल विधेयक पर स्वीकृति दे भी सकता है या मना भी कर सकता है या फिर वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी रोक सकता है। ये शक्ति राज्यपाल के पास में विधायी शक्ति के अंतर्गत वो नहीं है। राज्यपाल साधारण विधेयक को अपने सुझावों के साथ विधानमंडल में लौटा भी सकता है। यदि विधानमंडल उस विधेयक को संशोधित सहित या बिना संशोधन के दोबारा पारित कर दे तो भी राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देना आवश्यक होता है। व्यवस्था वही है जो आपने केंद्र के बारे में पढ़ी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर दो ही व्यवस्था है, केंद्र और राज्यों में। इसके अलावा राज्यपाल उस समय अध्यादेश जारी कर सकता है जब विधानमंडल का अधिवेशन नहीं हो रहा हो। यानी राज्य के अंतर्गत जब विधानमंडल का अधिवेशन न हो रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके साथ साथ जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल अध्यादेश का वही प्रभाव और महत्व होता है जो विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों का होता है। यानी राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश वैसे ही प्रभावी होता है जैसे कि विधानसभा के द्वारा बनाया गया कानून। राज्यपाल का जो अध्यादेश है वो विधानसभा के कानून के बराबर अपना महत्व रखता है। तो इस तरह से विधायी शक्ति के रूप में राज्यपाल को विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। तीसरी आपकी आती है वित्तीय शक्ति। तो वित्तीय शक्ति का अर्थ है प्रत्येक वित्त वर्ष का विवरण तैयार करना
प्रतिवर्ष राज्य के आय का लेखा जोखा तैयार करना, जिसे हम बजट कहते हैं, और विधानसभा में उसको प्रस्तुत करवाना, ये राज्यपाल का कार्य माना जाता है, जो वित्तीय शक्ति के अंतर्गत वो आता है। इसके साथ राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यानी वित्तीय शक्ति के अंतर्गत अगर विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करना हो तो पहले राज्यपाल की स्वीकृति लेना आवश्यक है। जिस तरह से संसद यानी लोकसभा में धन विधेयक अगर प्रस्तुत करना हो तो राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। उसी तरह से राज्य में भी राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ राज्यपाल है वो अनुपूरक अनुदान की मांग भी प्रस्तुत कर सकता है। यदि ऐसा लगे कि भाई बजट से पहले अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता हो तो राज्यपाल के माध्यम से अनुपूरक अनुदान की स्वीकृति भी प्रस्तुत कर सकता है। इसके साथ साथ राज्यपाल की स्वीकृति के बिना राज्य के राजस्व से कोई धन राशि व्यय नहीं की जा सकती है और राज्यपाल को राज्य की संचित निधि से खर्च करने का भी अधिकार है, परंतु उसके द्वारा किए गए खर्च के लिए विधानसभा की स्वीकृति आवश्यक होती है। यानी राज्यपाल के माध्यम से यदि संचित निधि में से किसी प्रकार का खर्च किया जाता है तो विधानसभा की स्वीकृति लेना आवश्यक है। तो इस तरह से वित्तीय शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त हैं, जो कि धन से संबंधित किसी भी प्रकार का विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण वो शक्ति राज्यपाल के पास है। नेक्स्ट आपके न्यायिक शक्ति कि राज्यपाल के पास में किस प्रकार की न्यायिक शक्तियां वो प्रदान की गई। अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन सभी विषयों से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्ति के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है। यानी कि भाई जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर आप देखो राज्य सूची में कितने विषय हैं और एक राज्य की कार्यपालिका के पास में जो शक्तियां हैं, अगर उनमें से किसी भी विषय के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस अपराध करने वाले व्यक्ति के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है। वह अपने राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। राज्य में उच्च न्यायालय में नियुक्त जो भी न्यायाधीश है उन न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल का परामर्श आवश्यक माना जाता है। वह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। जिला न्यायाधीश होते हैं, निचली जो अदालतें होती हैं उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल का परामर्श आवश्यक होता है और राज्यपाल पर किसी दोष के कारण उसकी पदावधि में कोई अभियोग लागू नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल जब तक अपने पद पर है बने रहते हैं तब तक उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई अभियोग नहीं लगाया जा सकता है। जिस तरह से राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं तब तक उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई फौजदारी या दीवानी या अन्य प्रकार के मामले के मुकदमे नहीं चलाए जा सकते हैं। उसी प्रकार राज्यपाल भी जब तक अपने पद पर बने रहते हैं तब तक उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अभियोग नहीं लगाया जा सकता। ऐसा कि मंत्रियों के खिलाफ मुकदमों की अनुमति देना, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 5 नवंबर 2004 के निर्णय में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी थी कि किसी मंत्री के खिलाफ अगर प्राथमिक तौर पर कोई मामला बनता है तो राज्यपाल उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकते हैं। यानी कि विधानसभा में किसी भी मंत्री के विरुद्ध यदि किसी भी प्रकार का कोई प्राथमिक तौर पर मामला बनता है तो राज्यपाल की अनुमति के आधार पर उस मंत्री के खिलाफ किसी भी प्रकार का मुकदमा वो दायर किया जा सकता है, भले ही मंत्री परिषद ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। यानी कि मंत्री परिषद यदि उस मंत्री के खिलाफ किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं देती है तब भी राज्यपाल उस मंत्री के खिलाफ मुकदमे की अनुमति दे सकता है। तो मंत्रियों के खिलाफ मुकदमों की अनुमति राज्यपाल के माध्यम से वो दी जाती है।
इनके अलावा भी राज्य प्रशासन को संचालित करने के लिए राज्यपाल के पास में कुछ अन्य शक्तियां होती है, जिसमें राष्ट्रपति है वो राज्यपाल राष्ट्रपति को एक संवैधानिक तंत्र की असफलता के संबंध में सूचना देता है। यानी अगर मान लो किसी भी राज्य के अंतर्गत संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन संचालित नहीं हो रहा है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को इसकी सूचना प्रदान करता है और इसके साथ साथ उसी की सूचना पर यानी राज्यपाल के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। आपातकाल में राज्यपाल राष्ट्रपति के एक एजेंट, एक अधिकर्ता, एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया हो उस राज्य में फिर राज्यपाल राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, पूरे प्रशासन का संचालन करता है। दूसरा यह है कि जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में जो राज्यपाल का एक विशेष कर्तव्य है कि वह आदिम जातियों के कल्याण संबंधी कार्यों के लिए एक मंत्री की नियुक्ति करे। यानी बिहार में, इधर मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यपालों के लिए एक विशेष प्रकार का कार्य चलाए कि इन राज्यों के अंतर्गत जो भी आदिम जातियां हैं उन जातियों के लिए एक मंत्री की नियुक्ति करें ताकि इन जातियों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो किया जा सके। और तीसरा है कि असम का जो राज्यपाल है वो असम की सरकार और आदिम क्षेत्र के जिला परिषदों के बीच खानों में उत्पन्न आय विभाजन के संबंध में होने वाले विवादों के संबंध में स्वविवेक के अधिकार का प्रयोग करता है। यानी असम की सरकार और आदिम क्षेत्र के जो जिला परिषदों के बीच में खनन से उत्पन्न जो विवाद है उन विवादों में राज्यपाल स्वयं अपनी विवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो ये कुछ अन्य राज्यपाल के पास में शक्तियां हैं जिनका उपयोग स्वयं राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कार्य को करता है। तो ये राज्यपाल की स्थिति है कि एक राज्य में राज्यपाल की क्या स्थिति होती है, राज्यपाल को मनोनीत करने के क्या कारण है, आज बदलती भूमिका में राज्यपाल की जो भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण हो गई है, ठीक है। और राज्यपाल एक वैधानिक प्रधान, एक राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है, राज्यपाल के पास में कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो ये 6 प्रकार की राज्यपाल के पास में शक्तियां। ये बड़ा क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए कि राज्यपाल की शक्तियों का विस्तार से विवेचन कीजिए, ठीक है ना। तो राज्यपाल की स्थिति बताते हुए राज्यपाल की शक्तियों का विवेचन कीजिए, ये एक बड़ा प्रश्न बन जाता है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से तैयार हो कर लें।